हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं पुष्पा मूवी का। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है एंड मूवी में स्टार्टिंग नहीं है मूवी स्टार्ट होती है क्लाइमैक्स से, जिसमें एक जापानी शादी का कल्चर बताया गया है। और उस कल्चर में एक रिवाज होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन को एक महंगा गिफ्ट देता है और गिफ्ट में उसे गिटार देता है। और वो गिटार महंगा इसलिए होता है क्योंकि वो एक बहुत ही खास लकड़ी से बनाया जाता है और वो लकड़ी जापान के आसपास कहीं भी नहीं मिलती है। वो जापान में चीन से पहुंचती है और चीन में पहुंचती है समुद्र के रास्ते मद्रास से, क्योंकि वो विश्व में कहीं भी नहीं मिलती। वो मिलती है केवल भारत की शेषाचलम के जंगलों में। और वो लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं है, उस लकड़ी का नाम है लाल चंदन की लकड़ी। तो गाइस अब मूवी स्टार्ट होती है यहीं से। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अपने पुष्पा भाव लाल चंदन की लकड़ी से भरी एक पूरी लॉरी ले जाते हैं, तभी उनके पीछे पुलिस वालों की पूरी मंडली पड़ जाती है। जैसे फिर पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं, तभी पुष्पा भाव पूरे हवलदारों को बुरी तरह से कच्ची की तरह निचोड़ देते हैं। और फिर उनका जो मैन सीआई होता है वो उन पर पीछे से अटैक करके उनको पकड़ लेता है। तभी अपने पुष्पा भाव बोलते हैं कि 1 लाख देंगे, छोड़ दो। वो नहीं मानते। फिर अपने भाव बोलते हैं कि 1 लाख पूरी मंडली का नहीं, एक आदमी का 1 लाख दे रहा हूँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है, और बस अपने पुष्पा भाव को छोड़ देते हैं। एक बार की बात है जब पुष्पा भाव एक फैक्ट्री में काम करते थे, तभी उनका मालिक आया और बोला ये तो कैसा बंदा है। मालिक के आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, अपनी टांग पर टांग रखे हुए बैठा है। तभी उनका मुंशी बोला क्यों, सही से बैठो। तो उन्होंने कहा मेरी टांग नहीं हटेगी, चाहे मैं नौकरी बदल डालूं। उन्होंने कहा ठीक है, और पुष्पा भाव वहाँ से वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं और अपनी आधी मतलब जितना वो काम करते हैं उतने ही पैसे लेते हैं, बाकी उसको वापस दे देते हैं। बोल देते हैं कि जाओ मार्केट से इज्जत खरीद कर लाना और अपने मालिक को दे देना। इसके बाद पुष्पा भाव किसी साहूकार से पैसे उधार लिए रहते हैं, जो कि उनके घर आकर खरी खोटी सुना जाता है। फिर वो अपनी भैंस बेचकर जब उनका कर्जा अदा करते हैं, और फिर उसके बाद वो साहूकार को बड़ी बुरी तरह से धोते हैं, एक एक घर ले जाकर। फिर इसके बाद यहाँ से अब वो करते हैं लाल चंदन की मजदूरी स्टार्ट। जब वो जाते हैं तो 2 पार्टियाँ रहती हैं, एक लोरी रहती है, उसमें जाते हैं 100 वाले, और एक रहती है उसमें जाते हैं 1000 वाले। तो अपने पुष्पा भाव बोलते हैं मैं 1000 वाली में जाऊँगा। और जैसे वो लाल चंदन के जंगलों में जाते हैं, फिर वहाँ से करते हैं वो कटाई स्टार्ट। और जब पुलिस वाले आते हैं तो वो पुलिस वालों को वहाँ से डरा धमका कर भगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर एक टाइम पर एक गोली चलाओगे तो हम एक टाइम पर 60 कुल्हाड़ियाँ चलाएंगे। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो फिर पूरी कटाई होने के बाद वहाँ से लकड़ियों को लाद कर वापस जा रहे होते हैं, तभी वहीं पर दोबारा से पुलिस वाले आ जाते हैं अपनी पूरी फौज लेकर और बोलते हैं कि अब चलाओ तुम एक टाइम पर 60 कुल्हाड़ी। तो फिर पुष्पा भाई उन लोगों पर पत्थरों की बरसात कर देते हैं। तो और पुलिस वाले तो फिर उन पर मतलब फायर स्टार्ट करना चालू कर देते हैं और फिर सभी लोग भागने लगते हैं। तो फिर अपने पुष्पा भाव लॉरी उठाकर और वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ने में नाकाम रहते हैं। अपने पुष्पा भाव जो होते हैं वो उस लॉरी को जाकर एक बीच कुएं में छुपा देते हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ कर फिर ले जाते हैं और फिर थाने में बहुत मारते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बचाते। फिर आते हैं इन्हें यहाँ से उनके मालिक, जो कि उनके मालिक जो रहते हैं वो रहते हैं 3 भाई। सबसे बड़े रहते हैं कोंडा रेड्डी, फिर जक्का रेड्डी, फिर जॉली रेड्डी। तो उनको छुड़ाने के लिए जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी आते हैं। तो उनकी बात होती है 5 लाख में पुष्पा भाव की कि हम लॉरी बताएंगे, उसके लिए 5 लाख लेंगे। तो फिर वो जक्का रेड्डी मान जाता है। जैसे वो लोग फिर लॉरी ले जाने के बाद जब पुष्पा भाव बोलते मतलब उनकी कार में बैठते हैं, तो जॉली रेड्डी बोलता है कि 1 रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं रहती है, और उसी तरह तुम भी अब हमारे किसी काम के नहीं हो, और जाओ टैक्सी से आना, और 10 रुपये दे देता है और मतलब बेइज्जत कर देता है। तो पुष्पा भाव को ये बात दिल पर लग जाती है
और फिर वो अपने उस पार्टनर से बोलता है, एक उनके साथ पार्टनर रहता है जिसका नाम रहता है केशव। तो बस उनसे बोलते हैं कि ये गाड़ी कितने की आती है। तो वो बोलता है कि यूँ ही आती होगी कुछ 4-5 लाख की। तो वो बोलते हैं कि जाओ और इस गाड़ी को लेके आओ और लाल रंग में लेकर आना। तो वो बोलता है कि अरे मतलब वो कार्टून बनाता कि अभी तो हमारे पास पैसे आए हैं और फिर अभी हमें कैसे खर्च करते हैं। लेकिन भाई बोलते हैं अपने पुष्पा भाई कि अब तो इज्जत का सवाल है, मैं गाड़ी से आया था तो पैदल नहीं जाऊँगा तो गाड़ी से ही, और बस इज्जत का सवाल है और मैं झुकूँगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनका जो पार्टनर रहता है केशव वो जाकर और कार ले आता है। और जैसे वो लोग फिर घर जाते हैं तो फिर उनकी माँ बोलती है कि ऐसा क्या काम कर रहा है तू जो मतलब कि ये कार भी ले ली। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें उससे क्या करना है और तुम तो चलो हमारे साथ। और बस फिर वो उन्हें कार में बैठाकर पूरा गाँव घुमाते हैं। और फिर इसके बाद जाते हैं अपने पुष्पा भाऊ आते हैं कोंडा रेड्डी के पास और वहाँ पर वो उनसे अकेले में मिलने की बात करते हैं। और फिर वो लोग अकेले ही पूरी बात करते हैं और वो जो आइडिया बताते हैं वो कोंडा भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फिर इसके बाद वो लोग एक ऐसी लॉरी का निर्माण करते हैं जिसमें ऊपर दूध और नीचे चंदन की लकड़ियाँ भरी रहती हैं। और फिर अब इसके बाद होती है पुष्पा भाऊ की लव स्टोरी स्टार्ट। तो गाइस जब अपने पुष्पा भाऊ लॉरी में दूध भरने के लिए जाते हैं तवेली पर, वहीं पर होती है रश्मिका मंदाना की एंट्री, जो कि चिड़िया को देखे बगैर दूध नहीं भरती है। जब अपने पुष्पा भाऊ उनको देखते हैं तो उन पर वो फुल लट्टू हो जाते हैं और बस उन्हें देखते ही रहते हैं। फिर बस उसके बाद यहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। और गाइस जब श्रीवल्ली और उनकी फ्रेंड्स थिएटर में मूवी देख रही होती हैं तभी उनको पैसे कम पड़ जाते हैं मूवी देखने के लिए। तभी भाऊ का जो पार्टनर रहता है केशव वो बोलता है कि कितने रुपए कम हैं। वो बोलती हैं कि 400। तो वो उनको 1000 रुपये देता है और बोलता है कि तुम्हें भाऊ को उतारना है और इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ। तो फिर मतलब पहले तो वो मतलब मना करती है श्रीवल्ली, फिर बाद में उनकी फ्रेंड्स बोल देती कि हाँ ठीक है कह देंगे। तो फिर जैसे ही फिर वो लोग दूसरे दिन मंदिर में जाते हैं तो जब फिर वो उन्हें देखती है और अपने भाऊ जाते हैं उन्हें देखने के लिए, तो फिर बस भाऊ बोलते हैं कि अब मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। ये सब मना करता है कि यही मत जाओ। वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो जाऊँगा। तो बस जैसे ही वो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे देख कर हंसी, इसका बताते हैं मुझसे प्यार हो गया। तो फिर श्रीवल्ली बोलती है कि नहीं ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं तुझे देख नहीं रही थी तो तू काबरा बावरा हो रहा था। तो गाइस मंदिर के बाद जब वो बोलती हैं कि तुम मुझे देखकर कावरे बावरे हो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी देख गई थी। तो अपने भाऊ बोलते हैं कि मतलब वो यहाँ से और वो श्रीवल्ली चली जाती है, भाऊ कुछ नहीं बोलते और वो वापस आते हैं और केशव की फिर क्लास लेते हैं। और फिर वो बोलते हैं अब अपनी इज्जत की धज्जियाँ तो उड़ ही गई हैं, ऐसा करो 5000 दो और एक चुम्मी के लिए बोल दो। तो वो बोलता है ये क्या बोल रहे भाऊ। वो बोलती हाँ। तो बस गांव की पुलिया पर जब वो आते हैं चुम्मी के लिए तो बस वो कार में बैठे रहते हैं और वो चुम्मी की बोलते हैं तो श्रीवल्ली रोने लगती है और वो चुम्मी देने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मैं अपनी पहली चुम्मी अपने पति को ही दूंगी। और बस फिर वो वहाँ से चली जाती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। और बस गाइस इसके बाद अपने भाऊ जाते हैं गोदाम जहाँ पर उनकी लाल चंदन की सारी लकड़ियाँ रखी रहती हैं। तो और इसी समय पुलिस वालों को उनके गोदाम का पता चल जाता है जो कि उन्हीं के 2 आदमी बता देते हैं पुलिस वालों को। तो फिर बस अपने पुष्पा भाऊ जो होते हैं वो केशव से बोलते हैं उन्हें पैसे दे के कि जाओ और डैम बंद करवा देना। और बस अपने पुष्पा भाऊ पूरी लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंक देते हैं। और जैसे जब वहाँ पर पुलिस आती है तो ऑल क्लियर कर देती है, वहाँ पर एक भी लकड़ी पुलिस वालों को नहीं मिलती है और पुलिस वाले फिर से वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। बस इसके बाद फिर अपने पुष्पा भाऊ जाते हैं मंगल सेनू की पार्टी में जो कि सिंडिकेट लीडर रहता है। और वहीं पर पुष्पा भाऊ को पता चलता है कि ये हमको उल्लू बना रहा है क्योंकि वो खुद 2 करोड़ में माल बेचता था और पुष्पा भाऊ को और कोंडा रेड्डी टीम को देता था ओनली 25 लाख। तो जैसे भाऊ को पता चलता है कि मंगल सेनू 2 करोड़ में माल बेच रहा है और उन सबको 25 लाख देता है तो भाऊ अपने खुद जाते हैं कर्नाटक
और वहाँ पर मॉर्गन से डायरेक्ट बात करते हैं और फिर उनको 1.5 करोड़ मिलते हैं 1 टन के। जब कोंडा रेड्डी गैंग को पता चलता है कि उनके गोदाम की खबर उनके आदमियों ने दी, तो वो दोनों को पकड़कर एक को तो मार देते हैं और दूसरे जो रहते हैं वो रहते हैं श्रीवल्ली के पापा। वो उनको जॉली रेड्डी किडनैप करके रख लेता है और श्रीवल्ली से बोलता है कि एक रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगा तभी मैं तुम्हारे पापा को छोड़ूंगा। तो फिर जब श्रीवल्ली रात को उनके पास जाने से पहले वो पुष्पा भाऊ के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हाँ, एक रात मुझे तुम अपने साथ रोक लो, बस फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, फिर इसके बाद मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी। तो पुष्पा भाऊ बोलते हैं तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा और वो जाते हैं श्रीवल्ली के साथ और जॉली रेड्डी को पूरा धो डालते हैं। और वहीं पर फिर जॉली रेड्डी बोलता है कि ये बात मैं अपने भाई को भी नहीं बताऊंगा, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, इसे मैं खुद निपटाऊंगा। तो पुष्पा भाऊ बोलते हैं कि अब की ना तूने मर्दों वाली बात। इसके बाद फिर पुष्पा भाऊ और श्रीवल्ली की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद भाऊ दिन पर दिन अपनी तरक्की करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा ने मेरे भाई को धोया था, तो वो उसे गोदाम की ओर ले जाता है। पैसे लेने के बाद तभी केशव को पता चलता है कि हाँ, उन लोगों ने सुन लिया होगा, तो क्योंकि उनकी काम वाली बाई आती है तो वो बता देती है। तो वो तुरंत केशव पुष्पा भाऊ को मैसेज डालता है कि उनको पता चल गया है। बस भाऊ को जैसे पता चलता है मैसेज देखती है, इतने वो लोग भाऊ पर पीछे से पट्टी डालती हैं आँखों पर और फिर उनको ले जाते हैं। तो फिर वो जैसे उनको मारता है, इतने में मंगल सीनू का साला आ जाता है, मोगली आ जाता है। तो बस वो कोंडा रेड्डी उनको शूट करता ही है, इतने मोगली कोंडा रेड्डी को शूट कर देता है और कोंडा रेड्डी वहीं पर फिनिश। सीधे जिस गड्ढे में पुष्पा भाऊ लेटे रहते हैं उसमें कोंडा रेड्डी लेट जाते हैं। और इसी के बाद दोनों पार्टियों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है और बस इस लड़ाई में पुष्पा भाऊ उनके साले को मार देते हैं। और बस फिर बैठक के बाद MLA के साथ बैठक होती है और उसके बाद पुष्पा भाऊ को सिंडिकेट बना दिया जाता है और मंगल सेनू को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो मंगल सेनू की जो वाइफ रहती है वो उनकी गर्दन पर वार कर देती है और बोलती है कि तुम अब तभी आना मेरे पास जब मेरे भाई की मौत का बदला ले लोगे। और बस मंगल सेनू की वो गर्दन काट देती है। बस बोलती है कि यार तुम जिंदा बचे तो फिर उसको मार कर ही आना पुष्पा को, नहीं तो वापस मत आना। बस इसके बाद फिर होती है नए ACP की एंट्री, क्योंकि गोविंद जो ACP रहता है वो उनको नहीं पकड़ पाता है। तो इसी के साथ नए ACP की एंट्री होती है और फिर वहाँ का नया इंचार्ज भी वही रहता है। पुष्पा भाऊ जब उसको पैसे देने जाते हैं तो वो उनकी काफ़ी बेइज्जती करता है, वो पैसे ले लेता है, क्योंकि जब पुष्पा भाऊ उससे थोड़ी इज्जत से बात करते हैं वो बोलते हैं हाँ बस इसी बात की कमी थी। और फिर जब पुष्पा भाऊ वहाँ से चले जाते हैं, इसके बाद जिस दिन पुष्पा भाऊ की शादी होती है उसी दिन पुष्पा भाऊ उनको बुलाते हैं अपने साथ पार्टी में। एक पार्टी देते हैं वो लोग अकेले में। वहाँ पर फिर पुष्पा भाऊ उस ACP की पूरी फुल क्लास लेता है और उसको वहाँ से नंगा भगा देता है और बोलते हैं कि अगर मैं नंगा जाऊँगा तो कुछ बात नहीं है, लोग मुझे भी पहचान लेंगे, अगर तू नंगा जाएगा तो तेरी कोई भी इज्जत नहीं रहती है। और जब वो ACP घर जाता है ऐसा कच्चे में तो उनका कुत्ता भी उसे नहीं पहचानता, तो वो ACP अपने कुत्ते को मार देता है और पुष्पा भाऊ की पूरी पैसों को जला देता है। और फिर बस पुष्पा भाऊ जैसे पहुंचते हैं अपने घर मंडप में, श्रीवल्ली बोलती है कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि कुछ लोग हमको फ्लावर समझने लगे थे, तो उनको दोबारा से हम बताने गए कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर मत समझना क्योंकि फायर है हम। बस इसी के साथ पुष्पा का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। जैसे सेकंड चैप्टर आएगा तो हम उसका भी जल्द ही रिव्यू करेंगे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।